So now we are starting Keynes theory of demand for money. अब यहाँ देखेंगे, पीछे हमने पढ़ा कि मनी क्या है और मनी की सप्लाई क्या है. अब है कि मनी की डिमांड क्या है. तो केन्ज का क्या पर्सपेक्टिव है या क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या पर्सपेक्टिव है. अब बात करते हैं डिमांड फॉर मनी. डिमांड जनरली हम क्या बोलते हैं कि डिमांड को हम किस कंटेक्स्ट में बताएंगे कि हाउ मच वी आर बाइंग फ्रॉम दैट क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ नोन एज डिमांड. बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट एवरी वन इन द इकॉनमी विशेज इन होल्ड, कि एक पर्सन या हर एक व्यक्ति इकॉनमी के अंदर जो एक वेल्थ, जितनी अमाउंट ऑफ वेल्थ क्या है होल्ड करना चाहता है मनी की फॉर्म में, मनी बैलेंसेस की फॉर्म में, उसे क्या हम बोलेंगे, डिमांड फॉर मनी. ताकि वो फिर क्या कर पाए, ट्रांजैक्शन कर पाए, या हम बात करें कि कितना पोर्शन वो सेव कर पाए. तो डिमांड ऑफ मनी इज़ नॉट फॉर ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. डिमांड के अंदर कंजप्शन के लिए कितना है वो भी आ जाएगा, और सेव के लिए कितना करना है वो भी आ जाएगा, या इन्वेस्टमेंट कितना करना है. तो मनी के रिक्वायरमेंट में जो रहेगा वो टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ है कि कितना व्यक्ति होल्ड करना चाहता है अपने बैलेंसेस, अपने पास बैलेंसेस के तौर पर. तो इट मीन्स तो उन्होंने देखा कि डिमांड, मनी इज़ डिमांडेड नॉट फॉर व्हाट इज़, सिर्फ ये उसके लिए ही डिमांड नहीं की जाती कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, या स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू के लिए. ये क्या कहते हैं कि मनी सिर्फ अब मनी होने के लिए नहीं चाहिए होती. हम मनी को होल्ड नहीं करते कमोडिटी के तौर पर कि हमें जितना कंज्यूम करना है. हम उसको होल्ड करते हैं क्योंकि वो लिक्विड है सबसे ज़्यादा. मीन्स वो परचेजिंग पावर को बढ़ाती है आज, अभी और कभी भी फ्यूचर में. तो दस डिमांड फॉर मनी इज़ नॉट अ डायरेक्ट डिमांड, से डिराइव डिमांड. तो ये डिराइव डिमांड है कि आप कितना अमाउंट होल्ड कर पा रहे हो डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट कर कर, ताकि आपके फ्यूचर के लिए भी बैलेंसेस बने रहे फॉर फ्यूचर डिमांड्स ऑल्सो. अब बात करते हैं, अब हमने बात की थी कि डिमांड फॉर मनी और डिमांड फॉर बॉन्ड्स, इसमें कंपैरिजन है कि दोनों में से होल्ड ज़्यादा क्या करेगा, कि कितना हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर रखें और कितना हम इस पे रखें, लिक्विड फॉर्म के अंदर रखें, यानी कि जिसका जो कन्वर्जन है इनटू डायरेक्ट कैश वो एक टाइम पीरियड के बाद होगा. मींस लिक्विडिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितनी होगी, डिपेंड करे कि रिटर्न जो है यील्ड करने के लिए उसमें टाइम पीरियड लगेगा. तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मनी मार्केट. मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. एट हायर एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंसेस को बॉन्ड्स के अंदर रखा जाएगा, ताकि और फर्दर फ्यूचर में क्या है उससे रिटर्न जनरेट हो और पैसा क्या है बढ़े. तो इवन अगर हम पैसा होल्ड भी करके रखते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. तो उस जो होल्ड करके रखते हैं हाथ में, वो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि ऐसी इंटरेस्ट की इनकम विच वी आर लैकिंग इफ़ वी आर नॉट कन्वर्टिंग इन देम इनटू बॉन्ड्स. अब देखो बात आती है डाइवर्जिंग व्यूज़ ऑन डिमांड ऑफ मनी. अब मनी की डिमांड को लेकर भी कुछ व्यूज़ हैं इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट. तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि डिमांड ऑफ मनी, जो हमने कहा ना कि सिर्फ मनी किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो हम जनरल बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. तो उनका जो पर्सपेक्टिव था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का वो यही था कि एक ही रिलेशन है डिमांड फॉर मनी और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन
जो इकोनॉमी के अंदर होनी है उनमें आपस में एक ये रिलेशन है कि जितनी ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू होगी, जितना हमें रिक्वायर्ड है कंजप्शन करना है, इज़ इक्वल टू जितनी आप डिमांड कर रहे हैं वो इक्वेट हो जाएगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही सिर्फ एक बेस है जो बताता है कि हमने इतनी मनी क्या है डिमांड करनी है। तो हमने पीछे MV पढ़ा था। MV क्या था हमारा? MV था क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, और PY क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि मल्टीपल प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी जो ऑफ गुड्स ट्रेड की जाएगी उनका प्रोडक्ट किसके इक्वेशन में होगा, कितनी आप जो है मनी जो है डिमांड करेंगे। तो जब जहाँ ट्रांजेक्शन्स कितनी वैल्यू की होंगी और उतने ही क्या है मनी डिमांड की जाएगी, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं कि डिमांड होगी जितना ट्रांजेक्शन आप करने वाले, मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये बोला। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दो की जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, उन्होंने क्या कहा कि डिमांड फॉर मनी एज इंडिकेटेड बाय PY, यानी प्राइस इनटू में कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रेडेड होगा, तो इंडिकेटेड बाय PY कॉरेस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मीन्स इकोनॉमी के अंदर जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे यूटिलाइज्ड होंगे, तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो कर पाएंगे और इनटू में प्राइस जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस करेंगे उसके इक्वल जो होगी आपकी क्या है डिमांड फॉर मनी होगी। तो पर्पस यही रहा कि हम सारा का सारा क्या करेंगे, कंजप्शन में डाल दें, क्योंकि हमने पहले भी जो थ्योरीज पढ़ी हैं वो क्या बोलती हैं दैट एवरीथिंग व्हाट अ पर्सन इज़ अर्निंग, जो सारी गहरी सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के। तो यही बोला कि मनी उतनी चाहिए जो क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर इतना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके इक्वेशन में मनी चाहिए होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या करी, इफ़ सप्लाई ऑफ मनी अगर सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो डिमांड फॉर मनी एनहांसेस इन द सेम प्रपोर्शन। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, हमने कहा ना कितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन किया उसकी इक्वेशन में डिमांड होगी, लेकिन अगर डिमांड फॉर मनी होगी यानी कि इनकम जो होगी, कहते हैं अगर मान लीजिए कि सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दिया जाता है तो क्या ये इक्वेट रह पाएगी, कहते हैं हाँ वो इक्वेट रह पाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, सेम प्रपोर्शन में ही क्या होगा, वो M और P जो है आपका मनी और जो क्वांटिटम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी प्रोड्यूस जो है ना आपका, वो इक्वेशन में चलेंगे, तो देयर इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप है। अब नियो क्लासिकल जो है मार्शल पिगो रॉबर्टसन, उन्होंने डिमांड फॉर मनी के लिए क्या बोला कि उस हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है कि मनी परफॉर्म 2 फंक्शंस परफॉर्म करती है मनी, कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी और मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि इमरजेंसी के अंदर जब हाउस होल्ड्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है इमरजेंसी में, तो वो क्या है उनकी नीड्स को पूरा कर पाती है। दैट्स वाई वी कॉल मनी की सप्लाई एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू अलॉन्ग विद मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जब ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी रहती है। लास्ट क्लासिकल में वो क्या था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मनी एग्ज्यूम्स द फॉर्म ऑफ होल्डिंग और मनी एज एक तरह से आइडल कैश के तौर पर या एक इकट्ठा जमा करके, होल्ड क्या होता है जमा करके रख लेते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन को क्या है उस वक्त ज़रूरत के टाइम पर वो कैश यूज़ किया जा सके। तो वो स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी है अलॉन्ग विद आज के प्रेजेंट डिमांड को फुलफिल करने के अलावा, आज के ट्रांजेक्शन्स के अलावा। क्लासिकल मॉडल क्या कहता है, करंट ट्रांजेक्शन को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन नियो क्लासिकल के अंदर क्या कहते हैं, करंट और साथ में फ्यूचर के ट्रांजेक्शन्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। फिर केंज ने क्या कहा, केंज ने क्लासिकल और नियो क्लासिकल का दोनों का जो विजन जो व्यू था कि मनी जो है कि डिमांड वो ट्रांजैक्शंस को कोप अप करने के लिए और प्रिकॉशन मोटिव के लिए हाउस होल्ड्स को चाहिए। लेकिन केंज जो थे वो एक स्टेप फर्दर और गए, उन्होंने क्या कहा, एक नई डायमेंशंस लेकर आए डिमांड फॉर मनी की। केंज ने क्या कहा कि मनी डिमांड की जाती है 2 पर्पसेस के अलावा एक और पर्पस के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट पर्पस या परचेज ऑफ बॉन्ड्स,
ताकि और जनरेट की जा सके इनकम। तो केन्स का जो एम्फेसिस था वो था एसेट फंक्शन ऑफ मनी, यानी मनी इज़ हेल्ड एज एन एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट। मनी जो है वो डिमांड की जाएगी या रखी जाएगी एज अ एसेट के तौर पर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी डिमांड फॉर मनी जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो डिटरमाइन किया जाएगा कि कितनी मनी चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो डिपेंड करेगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन जो हमने जो प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शंस मोटिव के लिए जो डिमांड फॉर मनी पड़ी थी वो किसके बेसिस पे था कि इनकम का साइज़ क्या है। यहाँ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अब हमने डिफरेंट व्यूज़ पढ़ लिए हैं मनी की डिमांड के कंटेक्स्ट में। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, तथ्य हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये निर्धारित किया जाएगा कि डिमांड ऑफ मनी कितनी की जाएगी। वो फैक्टर्स जो है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर रहेगी मनी और स्टोर ऑफ वेल्थ के लिए रहेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो कौन से फैक्टर निर्धारित करेंगे कि कितनी डिमांड करनी है मनी की। तो कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं। पहला क्या कह रहा है, वेल्थ ऑफ कम्युनिटी। वेल्थ ऑफ कम्युनिटी क्या है कि जितनी कंट्री रिच होगी ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर मनी। और हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि रिच कंट्रीज जो है वो डिमांड ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा रखते हैं, बल्कि वो कैश को अपनी वेल्थ को होल्ड करने की बजाय वो कई बार प्रेफर करते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट बिल्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर रखते हैं ताकि इनकम जो है वो यील्ड कर सके। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने बात की थी। डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्स क्या है, रिलेशन है। जितना हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द डिमांड फॉर मनी। तो जो मनी जो है वो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, लिक्विड पर्पस के लिए चाहिए होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उन्हें हाई मिलेगा। अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और कैश होल्ड जो रखा जाएगा उसकी प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिक्विडेटिव लगेगा उस वक्त, तो बेटर है कि यील्ड फ्यूचर में ज़्यादा हो। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि मनी की डिमांड जो है वो डिपेंड करेगी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी महंगी है या सस्ती है। अगर जो क्रेडिट अवेलेबल है वो एडिक्वेट है और इजीली है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाता है, तो कैश जो होल्ड किया जाएगा वो बहुत कम किया जाएगा। और इसके बानिस्बत अगर क्रेडिट अवेलेबल होना जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस हाई है, और तो क्या किया जाएगा, तो कैश के बैलेंसेस जो है वो ज़्यादा रखे जाएंगे। एक्सपेक्टेड इनकम, अगर फ्यूचर के अंदर इनकम रिसीप्ट्स मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है तो आज मनी डिमांड लिक्विड फॉर्म में कम की जाएगी। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेशंस मनी इनकम रिसीप्ट्स की कम है तो मनी जो है वो डिमांड क्या है आपकी ज़्यादा की जाएगी आज के प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। अब बात आती है एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज, कि प्राइस में दामों में कितना बढ़ोतरी आ रही है। अगर एक पर्सन को लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो वस्तु के प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो वो आज क्या करेगा, खर्च कम करेगा। वो लगेगा कि मैं फ्यूचर में ख़रीद लूँगा उसको, कि फ्यूचर में वो सस्ती हो जाएगी चीज़, तो आज वो पैसे को क्या है होल्ड रखना चाहेगा, कैश को हाथ में। वो आज नहीं खर्च करेगा, महंगे दाम पर वस्तु नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर क्या होता है, अगर डिमांड फॉर मनी, तो आज प्रेजेंट में मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, बाकी वाइस वर्सा कि अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस राइज होने के चांस है तो वो प्रेजेंट के अंदर गुड्स खरीदेगा और मनी नहीं रखेगा कैश बैलेंस के तौर पर, वो आज ही गुड्स खरीदेगा। सब्स्टिट्यूट एसेट्स, कि अगर लिक्विड एसेट्स यानी जो जल्दी कैश में कन्वर्टेबल है विथ लेस रिस्क आर अवेलेबल इन द मनी मार्केट, तो रादर देन कैश को हाथ में होल्ड करने के, तो क्या किया जाएगा, लिक्विड एसेट्स के
में डाला जाएगा मनी मार्केट के अंदर कि जल्दी कन्वर्टेबल हो जाएंगी, होल्डिंग पीरियड भी कम होता है उनका और लेस रिस्क है, तो वो कैश हाथ में नहीं रखेंगे हम जो आइडल रहे, हम क्या करेंगे उसको शॉर्ट जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट होंगे मनी मार्केट उसके अंदर, लिक्विड एसेट्स के अंदर उसे डालेंगे ताकि जल्दी कन्वर्जन हो जाए उसका यील्ड के अंदर। लेकिन अगर अवेलेबल एसेट्स आर लेस लिक्विड और उसमें ज़्यादा रिस्क है तो क्या किया जाएगा, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे कि यील्ड हो ना हो, तो डिमांड ऑफ मनी विल बी मोर, कैश को होल्ड में रखेंगे। सिस्टम ऑफ पेमेंट कहते हैं मार्केट में पेमेंट का सिस्टम कैसा प्रिवेल कर रहा है। अगर सारी जो पेमेंट्स है वो क्या हो जाती हैं, वो कैश से अफेक्टेड है, तो इट मीन्स आज कैश के बैलेंसेस जो है वो बचा के रखने जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक्सपेक्टेड टू बी हाई, कैश बैलेंसेज आर मेड टू बी एक्सपेक्टेड टू बी हाई। नेक्स्ट इज इंस्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट इनस्टेबल है तो कॉन्फिडेंस जो होगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करने का कि हमें उसे और अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। अगर मार्केट ही कैपिटल मार्केट स्टेबल नहीं है तो कैश होल्ड रिज़र्व में ज़्यादा रखेंगे जाएंगे बजाय कि इन्वेस्ट करने के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या रहेगा, जैसे हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स मतलब एक पॉलिटिकल जो है सिनेरियो वो भी एक अलग इंस्टीट्यूशन है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर तो क्या होगा, तो ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मनी की डिमांड के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी लोगों का रुझान क्या होगा कि हम क्या रहें, कन्वर्ट करें मनी को इंस्ट्रूमेंट्स में ताकि इंटरेस्ट जनरेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, तो कैश बैलेंसेस के तौर पर ज़्यादा कम पैसा रखा जाएगा। अब बात आती है 3 मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। मींस डिमांड फॉर मनी को हम एक ये भी बोल सकते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो हम कह रहे हैं ना होल्डिंग कैश इन हैंड, कि हम बजाय कि उसको कहीं कन्वर्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स में हम कैश को हाथ में होल्ड रखना चाहते हैं आज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, या कैश हमें ज़्यादा सुटेबल रखता है रखने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स और इन हैंड या करेंसी फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस कि हम फर्दर हम रिस्क लेकर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लिक्विडिटी की प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी के पीछे 3 मोटिव्स हैं केन्ज की अप्रोच के अकॉर्डिंग। पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है कि हमें जो रोज़ाना के खर्चे हैं, रूटीन एक्सपेंसेस जो है डेली के ट्रांजैक्शंस के, उनको भी करना पड़ता है क्योंकि देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन खर्चों और इनकम के बीच में क्या है, कुछ गैप आ जाता है। इनकम खर्चे तो आज हैं लेकिन इनकम कब आएगी, या कई बार क्या है आफ्टर अ मंथ जो है इनकम बाद में मिलती है, ठीक है, तो लेकिन खर्चे तो हर रोज़ होते ही हैं। तो इसलिए अब प्रायोरिटी क्या है कि रूटीन के खर्चे जो हैं वो किए जाएं, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब कितना कैश रखा जाएगा ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए वो डिपेंड करता है इनकम की साइज़ के ऊपर, पीरियोडिसिटी ऑफ इनकम रिसीव, इनकम मिल कब रही है, इनकम कितनी मिल रही है, और खर्च का तरीका क्या है। जितना इनकम ज़्यादा होगी, अ लॉन्ग टाइम लैग एंड कैश मोड ऑफ पेमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश विल बी डिमांडेड। तो इनकम ज़्यादा होगी तो लॉन्ग टाइम लैग होगा खर्च और इनकम के बीच में, तो कैश और मोड ऑफ पेमेंट होगा अगर ऑनलाइन नहीं रहता है किसी इंडिविजुअल का, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश डिमांड की जाएगी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। तो फंक्शन ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है क्या, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी, या हम बात करें लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन के लिए डिपेंड करती है इनकम के फंक्शन के ऊपर। डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके अंदर। जैसे हम यहाँ पर ये देखते हैं, लेवल ऑफ इनकम ये रहा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ये रही। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इज़ अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इनकम बढ़ेगी
जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। तो जैसे इनकम बढ़ती है आपकी क्या है, डिमांड भी है LT से LT1 हो जाती है। जैसे Y से Y1 क्या हुई थी, आपकी इनकम बढ़ी थी, तो प्रोपोर्शनेटली ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए डिमांड ऑफ मनी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए कि इनकम Y1 है और LT आप डिमांड कर रहे थे मनी की ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए, और इनकम घट के Y चली जाती है OY, तो आपका ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी क्या हो जाएगी, वो OLT1 से OLT हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, ट्रांजेक्शन। और अगर इसी के साथ ही हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब जब बात आ जाती है डेली रूटीन के खर्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करने के लिए, वो तो जीवन यापन है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे फिर कुछ भी रहे, बढ़ता रहे, जितना ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी डेली पर्पस के लिए चाहिए वो तो क्या रहेगा, वो तो रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ हो, हम जब ट्रांजेक्शन मोटिव की बात आएगी तो तवज्जो क्या देंगे, वो तो एक कांस्टेंट, आपको उसके अंदर कमी नहीं आएगी कि वो घट जाए। तो वो क्या रहेगा, वट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको बाहर कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो उतनी ही रहेगी जितना आपको रिक्वायर्ड है। उसकी आप क्या है, एक तरह से बरी नहीं दोगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट से यील्ड मिले, कुछ आज खाना भी तो है ना, खाना। अब बात आती है, दूसरा था प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है कि पैसे को होल्ड करके रखना पड़ता है कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए, सपोज़ बीमार पड़ जाता है, बेरोज़गार हो जाता है, कुछ एक्सीडेंटल लॉसेज हो जाता है, तो ये प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। तो ये क्या है, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मनी एंड लेवल ऑफ इनकम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वट एवर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट में भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, उसके बेसिस के ऊपर आप देखते हो कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए आपको क्या करना है, पैसा जो है वो होल्ड कितना करके रखना है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी तो वो एक साइड में कंटीजेंट एक्सपेंसेस या प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए एक व्यक्ति जो है वो पैसा ज़्यादा रखेगा। तो प्रिकॉशनरी डिमांड जो होगी ना मनी की, वो क्या होगी, हमेशा आपकी मनी इज़ ऑल्सो इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इट मीन्स कि चाहे बाहर पैसा आपके पास है ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, तो आपने क्या है, खर्च कर ही लिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डजेंट मैटर व्हेन इट कम्स टू ट्रांजेक्शन पर्पस एंड व्हेन इट कम्स टू प्रिकॉशनरी पर्पस। तो ट्रांजेक्शन या प्रिकॉशनरी दोनों हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी बढ़ जाए, कितना भी चेंज हो, आपकी डिमांड जो होगी मनी की वो इन इलास्टिक रहेगी विद कंटेक्स्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप तवज्जो इन्वेस्टमेंट को नहीं देंगे। तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर अब जो मनी की आपकी सप्लाई रहेगी, डिमांड रहेगी सॉरी, वो किसकी, ट्रांजेक्शन मोटिव की डिमांड है, और आपकी प्रिकॉशनरी मोटिव की जो डिमांड है इक्वेशन में आ जाएगी आपकी। तो वो जो मनी इन दोनों की वो प्रायोरिटी पर रखेगी कि जितना चाहिए और जितना कंटीजेंसी के लिए चाहिए मेंटेन करके पहले से ही रखा जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे कितना भी मार्केट में मिल रहा हो। तीसरा हमारे पास जो मोटिव है वो है स्पेकुलेटिव मोटिव या एसेट डिमांड फॉर मनी, कि जब सारी ट्रांजैक्शंस कंजप्शन पर्पस की जो ट्रांजैक्शन मोटिव पूरा हो जाए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो पैसा है एक साइड पर रख दिया, अगर एक्स्ट्रा कैश बैलेंस बचता है इन दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद, तो वो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्ट करेगा, वो बॉन्ड्स खरीदेगा ताकि उसको एक अच्छा वो बॉन्ड खरीदेगा जहाँ पर रिटर्न्स उसको अच्छे मिले। तो स्पेकुलेटिव डिमांड जो होगी मनी की, वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन बॉन्ड्स पर आने वाले टाइम में ज़्यादा मिलने वाला है, तो वो आज कम लिक्विडिटी रखेगा, कैश लिक्विडिटी को प्रेफरेंस कम करेगा, बजाय कि अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है आने वाले टाइम में उसके अंदर इन्वेस्ट करने के, उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में बहुत क्या है आपका डाउन आने वाला है, तो वो आज क्या करेगा, ब्रिंग टू कन्वर्ट अपनी जो लिक्विडिटी है, कन्वर्ट द लिक्विडिटी इनटू, एक सेकेंड,
सो देर इज़ अ लैग दैट डिपेंड करेगा कि फ्यूचर के अंदर अगर कॉस्ट बढ़ने वाली है, इंटरेस्ट कॉस्ट, तो देन इट विल बी रिलक्टेंट एंड resist to part its liquidity at present. If it is cost is going to come down, तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा आने वाले टाइम में लिक्विडिटी को बॉन्ड्स के अंदर. तो स्पेकुलेशन डिपेंड करता है मार्केट कैसी है और आपका अर्निंग प्रॉफिट का मोटिव क्या है. तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी LS डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट जो है कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरना है, मतलब कि कॉस्ट अगर गिरने वाली है, तो वो आज थोड़ी इन्वेस्ट करेगा. आज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो वो तो महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर में उसे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी वो नया नया इन्वेस्ट करने वाला है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रहेगी वो कम रहेगी, तो वो कल इन्वेस्ट करेगा ताकि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जब वो कैश में कन्वर्ट करे तो उसे यील्ड ज़्यादा हो. ओके, यूँ कह सकते हैं कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड. दोबारा से उसे देखेंगे. इसमें क्या है, यहाँ देखेंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो ल्यूक्रेटिव दैट पीपल प्रेफर टू कन्वर्ट ऑल इट्स स्पेकुलेटिव कैश बैलेंसेज इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स वगैरह, देन डिमांड फॉर मनी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, देन डिमांड फॉर मनी विल बी ज़ीरो अगर वो ल्यूक्रेटिव है. अगर इंटरेस्ट रिड्यूस होगा, फ्लक्चुएट होगा किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव बैलेंसेस प्लेस सीसा. तो वो क्या है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से ये सीसा का वो चल रहा है. तो लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द डिमांड. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो वो आज ज़्यादा क्या करेगा, उन इंस्ट्रूमेंट्स को ख़रीदेगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम पर अगर मार्केट चढ़ती है तो उसको रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं. तो सीसा चलता रहेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट घट बढ़ जो रही है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लो आता है दैट वो कन्वर्ट करेगा अपनी लिक्विडिटी को इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के अंदर. टोटल डिमांड ऑफ मनी डिपेंड करती है किसके ऊपर, ट्रांजैक्शन मोटिव और लिक्विडिटी, प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ मनी और स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ मनी, और इज़ इक्वल टू डिपेंड करता है ये किसके, ये जो डिपेंड करेंगे इनकम के ऊपर, दो प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी डिपेंड करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. आज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्यूचर में फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है, तो वो आने वाले टाइम में वो इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर, ताकि फ्यूचर में उसके रिटर्न्स और अगर बढ़े तो रिटर्न ज़्यादा हो. अगर एक्सपेक्टेशंस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई जाने वाला है, तो वो रेजिस्ट करेगा टू इन्वेस्ट देयर इन प्रेजेंट मोमेंट. ओके, तब यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शन फॉर प्रिकॉशनरी और डिमांड फॉर मनी. प्रिकॉशन ये क्या थी, हम पहले ही बात कर चुके, इनइलास्टिक थी. वट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं हिल सकती. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर स्पेकुलेटिव की बात करें तो वो सीसॉ खेल रहा था कि अगर डिमांड यहाँ पर थी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा था, तो वो आज के टाइम पर डिमांड जो क्या कर रहा था, वो ज़्यादा कर रहा था आपकी, कि मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने वाला है आगे, तो वो अब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा बजाय कि होल्ड करने के. ओके, तो अब इन दोनों का जो समेशन आएगा, टोटल डिमांड फॉर मनी, वो कैसे रहेगा, कुछ पार्ट इनइलास्टिक रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद जब थोड़ा जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डाउन. अगर डाउन है तो डिमांड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स जो होगी वो क्या है, विच गोइंग टू यील्ड रिटर्न इन वेरी लॉन्ग फ्यूचर, ज़्यादा होंगे. आज लो है तो आज वहाँ इन्वेस्ट करेंगे. ओके, अब बात आते हैं मॉनेटरी इक्विलिब्रियम एंड इंटरेस्ट रेट. कहते हैं मनी मार्केट जो होगी वो इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब डिमांड फॉर मनी इक्वल हो जाएगी सप्लाई ऑफ मनी के. हम मनी मार्केट की यहाँ बात करें, क्योंकि डिमांड का, मनी की डिमांड का इन्वर्स फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. तो सप्लाई ऑफ मनी इज़ एक्सोजेनसली डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी. तो कांस्टेंट मानते हुए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा डिमांड एंड सप्लाई कर्व का, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा.
इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होगा थ्रू मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई फंक्शंस, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन क्या होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है कि हम ऐसी थ्योरी जहाँ बताया जाएगा कि हम मनी की डिमांड को तवज्जो दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जितने हमारे मोटिव्स हैं, और सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है मनी की, तो हम इक्वेशन पे कहाँ आएंगे, जब मनी की डिमांड सप्लाई की इक्वेशन जहाँ पर हो जाएगी वो पॉइंट कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाएगा, जहाँ हम तवज्जो देंगे कि हमें मनी की डिमांड जो है वो क्या रहेगी, आइडल डिमांड इतनी रहेगी कि हमें इतना कैश मेंटेन करना है और बाकी हमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस जो अवेलेबल है उसके बेसिस में हमें इतना फर्दर आगे मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब आपके यहाँ पर दे रखे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कैसे रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। एमएस मनी सप्लाई लाइन है, एमएस जो कांस्टेंट है एट ओएम, यहाँ पर ये ओएम जो है ये मनी सप्लाई लाइन है। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एज डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टेकन। अब मॉनेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। एमडी टोटल मनी डिमांड कर्व, एमडी जो है वो क्या है, मनी डिमांड कर्व है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पॉइंट ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ मनी डिमांड और सप्लाई जो है मनी की वो इक्वल हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका OR है, ओके, तो एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी की डिमांड जो है, मनी की डिमांड हम ये पोर्शन देखें, मनी की डिमांड एग्जैक्टली इक्वल है किसके, मनी की सप्लाई के, ओके। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से कम होकर OR2 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, या अगर OR से OR1 हो जाता है तो अगर एट OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज एक्सेस मनी सप्लाई, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर मनी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड जो है आपकी क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड जो है वो आपकी क्या है, कम है। कॉजेज रेट इंटरेस्ट, यहाँ सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, डिमांड कम है, इस रेट ऑफ, तो कॉज इससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा गिरेगा वाया ग्रेटर परचेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। इट हैपन्स बिकॉज मोर मनी इंड्यूस द पीपल टू परचेज, तो कि क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहा कि इट इंड्यूस दैट हाई, उन्होंने क्या किया फ्यूचर के अंदर, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आज पीक है तो पता ही आने वाले टाइम में गिरेगा, तो उन्होंने आज क्या किया, परचेजेस। इट हैपन्स बिकॉज मोर मनी यूज एबल टू परचेज बॉन्ड रादर देन होल्डिंग द आइडल कैश बैलेंस। तो आइडल, क्योंकि पहले क्या था, राइज की वजह से देवर परचेजिंग मोर एंड मोर। सिमिलरली एट द रेट OR देयर इज एक्सेस डिमांड, यहाँ पर क्या है, डिमांड जो है मनी की ओवर सप्लाई से ज़्यादा है, सॉरी आपकी देयर इज एक्सेस था OR के ऊपर, अगर हम देखें तो ये क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यहाँ क्या था, सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड कम थी, तो सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड कम थी तो इंटरेस्ट गिरे इक्विलिब्रियम तक आने के लिए, और जहाँ पर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कम था, डिमांड आपकी ज़्यादा थी सप्लाई से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुए, इंक्रीज़ हुए। तो रीज़न एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में पीपल टेंड टू कन्वर्ट, जब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा जब बढ़ोतरी होने के चांसेस रहते हैं तो वो कन्वर्ट करेंगे अपने बॉन्ड्स को कैश बैलेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि फ्यूचर के अंदर क्या है और गिरावट ना आ जाए, तो वो तवज्जो देंगे कि हम उनको भी कन्वर्ट कर लें बॉन्ड्स के बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कर लें अगर फॉल के चांसेस। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम वही होगा जहाँ पर डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वेट कर जाएंगे।